हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 से चैप्टर नंबर 2। देखिए यहाँ पर आज हम विविधता और भेदभाव के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी भारत में हमारे यहाँ किस प्रकार से विविधता है और विविधता होने के उपरांत हमारे यहाँ जो भेदभाव पनपा है तो उनके बारे में इस अध्याय के तहत हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया यूट्यूब चैनल रूरल अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारा डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा एक दिवसीय एग्जाम की टेस्ट सीरीज इस चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात और कि हमारे यहाँ चैनल पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो एम लक्ष्मीकांत वाली ऑथेंटिक बुक पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसके लेक्चर मेरे द्वारा दे दिए गए हैं और वो पढ़ चुके हैं, तो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस का मैं निराकरण इस वीडियो को लास्ट में करूंगा। ठीक है, तो आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखें। चलिए देखते हैं यहाँ पर विविधता एवं भेदभाव। जैसे कि आपको पता है कि भारत एक विविधता भरा देश है, ठीक है, यानी हमारा विविधताओं में एकता वाला हमारा देश है। ठीक है, यानी हर राज्य कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर, भाषागत स्तर पर, यानी जातिगत स्तर पर, ठीक है, धार्मिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर हमारे यहाँ भिन्न भिन्न लोग रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जो है एक समृद्ध भारत का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई विविधता होने के बावजूद हमारे यहाँ देश में भेदभाव ना हो। कहीं कहीं हम देखेंगे कि हमारे यहाँ विविधता होने के फलस्वरूप हमारे देश में भेदभाव भी पनपे हैं। ठीक है, तो उन भेदभाव को हम यहाँ पे जानेंगे, कौन उन भेदभाव में क्या क्या स्वरूप है भेदभाव का, तो उस अध्याय के तहत हम जानेंगे। ठीक है, यानी कि आप ये जानते हैं कि हम कैसे खाते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, ठीक है, क्या खाते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, ठीक है, और कौन से उत्सव मनाते हैं, यानी कौन से हम त्यौहार मनाते हैं। देखिए इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। यानी कि हम जो भाषा बोलते हैं, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम जो त्यौहार मनाते हैं, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों पर जो है हमारे भूगोलिक यानी भौगोलिक कारणों का और ऐतिहासिक कारणों का असर पड़ता है। जैसा कि आपने कल पुराने परिप्रेक्ष्य में देख लिया, यानी कल पिछले अध्याय में देखा था। पिछले अध्याय में आपने देखा था भौगोलिक स्तर पर कि भाई केरल में रहने वाला व्यक्ति उसे ठंड नहीं लगती तो वो गर्म कपड़े नहीं लेता है, और वहीं जब लद्दाख में रहने वाला व्यक्ति जहाँ पर एक कठोर कटकटाती हुई ठंड पड़ती है तो वहाँ पर उसके पास ऊनी कपड़े होते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों वाले व्यक्ति ऊनी कपड़े रखते हैं, और जो है समुद्री इलाके वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ऊनी कपड़े नहीं रखते हैं क्योंकि वहाँ पर सर्दी नहीं पड़ती है। ठीक है, ऐतिहासिक कारण आपने देखे, ऐतिहासिक कारण आपने ये देखे कि केरल में विविधता कहाँ से आई। केरल में विविधता आने का रीजन ये था कि समुद्र तटीय राज्य था, ठीक है, और व्यापार के लिए वहां से अरब के ईसाई लोग, ठीक है, यानी अरब के लोग, ईसाई धर्म के प्रचारक लोग, ठीक है, और भी कई सारे धर्मों के लोग वहां पर आए। तो ऐसे करके केरल जो है, यानी कि केरल जो व्यापार की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं समृद्ध बना, ये केरल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था। ठीक है, वहीं लद्दाख के बारे में आपने देखा कि भारत से जो है आपका जो बौद्ध धर्म था, कल पिछले अध्याय में आपने देखा, वो लद्दाख के जरिए जो है तिब्बत तक पहुंचा और तिब्बत के बहुत सारे कल्चर जो है लद्दाख ने अडॉप्ट कर लिए। तो ऐसे करके लद्दाख को जो है मिनी तिब्बत की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो ये सब बातें आपने कल जिक्र कर लिया था। ठीक है, यानी हम जहां पर रहते हैं या फिर हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं उन सब पर हमारे भूगोल और इतिहास दोनों का असर होता है। तो इसका मैंने आपको प्रमाण दे दिया है कि कैसे हमारा भूगोल कार्य करता है, कैसे हमारा इतिहास कार्य करता है। ठीक है, तो यहां पर पहला बिंदु आप नोट कर लेना, पहला पॉइंट, कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे क्या पड़ता है, भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें संसार की, तो संसार में मुख्यतः 8 धर्म है। 8 धर्मों की अगर मैं बात करूं, पहला धर्म आपने पता होगा आपको हिंदू धर्म है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो जैन आ जाता है। ठीक है, यानी हिंदू जैन। थर्ड की बात करें तो यहूदी, जिसे जैविस बोलते हैं। ठीक है, यानी यहूदी धर्म को हम यहाँ पर अंग्रेजी में जैविस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी यहूदी धर्म वाला देश आपको पता होगा कौन सा है, यानी अभी वर्तमान में इजराइल है। ठीक है, इसे यहूदी धर्म के नाम से जानते हैं, लिख लेना यहूदी। ठीक है, यहूदी। इसके अलावा यहूदी के बाद आता है आपका जो है पारसी धर्म आता है। ठीक है, पारसी धर्म आता है हमारे यहाँ भारत में जो है, गुजरात में, थोड़े बहुत महाराष्ट्र में पारसी रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध धर्म आता है, यानी कि आपका चौथा धर्म हो गया, पांचवा हो गया बौद्ध धर्म। ठीक है, यानी 5वें नंबर पर आपका जो है बौद्ध आता है। ठीक है, बौद्ध के बाद आप 6ठे नंबर पर आपका जो आता है ईसाई आता है। ठीक है, ईसाई। फिर आता है इस्लाम। ठीक है, यानी इस्लाम, और सिख धर्म आता है। ऐसे करके भारत में प्रमुखतः ये 8 धर्म पाए जाते हैं। यानी भारत से मतलब ये है कि संसार के किसी भी कोने में आपको इन्हीं 8 धर्मों के अनुयायी अधिकतर मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है, यानी इन अधिकतर, यानी हिंदू जैन यहूदी बौद्ध ईसाई पारसी इस्लाम और सिख, इन 8 धर्मों के अनुयायी आपको मानने वाले मिल जाएंगे। ठीक है, और भारत में ये सभी अनुयायी रहते हैं, 8 धर्मों के अनुयायी भारत में पाए जाते हैं।
ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना कि संसार में 8 मुख्य धर्म है और मुख्य धर्मों में आप ये सब लिख लेना, आठों के नाम। वैसे इस किताब में मेंशन नहीं है, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी में सब पॉइंट लिख लेना। भारत में जो है हमारे यहाँ 8 धर्मों के अनुयायी यानी कि इसे मानने वाले रहते हैं, यानी कि हमारे यहाँ इन सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश विविधता संपन्न देश है, ठीक है। अगर बात करें हमारे यहाँ भाषाओं की, तो हमारे यहाँ लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं यानी बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है, ठीक है, जो कि लोगों की मातृभाषाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ बोलियों के अलावा हमारे यहाँ 100 से भी ज़्यादा जो है नृत्य हैं, यानी 100 से भी ज़्यादा प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। हर राज्य का अपना अपना एक स्पेशल नृत्य है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये विविधता जो है हर व्यक्ति जो है हर समय एक खुशी का कारण बनती है। यहाँ पर कहने का मतलब ये कहा गया है इसमें, ऐसा नहीं है कि विविधता हमारे लिए हमेशा एक प्रसन्नता का कारण बनती है। बहुत बार विविधता जो होती है हमारे लिए एक दुख का कारण भी बनती है। देखिए एक जिक्र मैं आपको करना चाहूँगा, अभी आपने देखा होगा कि कोरोना त्रासदी के दौरान 1-2 जगहों से खबरें आई थी, आपने देखा था कि हमारे यहाँ के पूर्वांचल के जो छात्र फंसे हुए हैं, जैसे दिल्ली में फंसे हुए थे, महाराष्ट्र में ऐसी एक न्यूज आई, ठीक है, जहाँ पर एक व्यक्ति ने हरकत की कि पूर्वांचल वाले पूर्वांचल बोला पूर्वोत्तर वाले जो हमारे छात्र हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पूर्वोत्तर में मणिपुर, मेघालय जो सेमी सिस्टर्स बोले जाते हैं, उनके जो छात्र हैं, ठीक है, तो वो देखिए नस्लीय आधार पर अगर देखा जाए, उनका जो रंग रूप अगर आप देखें, उनका जो फेस वगैरह देखें, तो आपको कहीं ना कहीं चीनी लोगों से मिलते जुलते लगते हैं, ठीक है। तो अभी क्या था, कोरोना त्रासदी के दौरान आपने देखा था कि दिल्ली में एक छात्रा जो अध्ययन कर रही थी, ठीक है, तो उस छात्रा पर आकर उसके मुंह पर एक अजनबी ने थूक दिया और कह दिया कि भाई तू यहाँ पर कोरोना फैला रही है, ठीक है। तो बाद में उसने फिर FIR करवाई। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, यानी इस तरह की जो हम हरकतें करते हैं, तो ऐसी हरकतें जो होती हैं कहीं ना कहीं हमारी विविधता को पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। क्या हम वाकई में विविधता में हमारी जो एकता वाली नीति है उस पर हम अमल कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं अमल, ठीक है। हमने देखा है, आप न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर पढ़ते होंगे, हमारे पूर्वोत्तर वाले छात्र हैं उनसे हमेशा नस्ली भेदभाव करते हैं हम लोग, उन्हें अक्सर उनका उपहास उड़ाते हैं, चीनी चीनी करके। भाई वो चीनी क्यों है यार? हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश का अभिन्न अंग है, तो चीनी क्यों हुए? लेकिन फिर भी हमारी जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है और हम उन्हें देखकर एक अपने आप एक धारणा बना लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जबकि वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशिष्ट पहचान है, विशिष्ट नस्ल से आता है, तो आप उसके आधार पर उससे भेदभाव नहीं करिए। जैसे कि आपने एक चीज़ और देखी होगी, हमारे देश में कॉमन सी बात है, आप जानते भी होंगे कि हमारे यहाँ गोरे काले का अंतर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में बहुत सारे लोग देखते होंगे कि भाई गोरा व्यक्ति होगा वो उसे हम गुणवान समझते हैं, और वहीं जो काला व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि जो रंग रूप में थोड़ा सांवला टाइप है, उसे हम समझते हैं अरे यार ये तो बेकार होगा। यानी पहले से अब धारणा बना लेते हैं हम, ठीक है। यानी किसी भी इंटरव्यू वगैरह में आप देखते होंगे कि भाई गोरे वाले व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाता है, कुछ एग्जामिनर वगैरह होते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख कर ज़्यादा नंबर दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ विविधता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, यानी हम ये इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हमें ईश्वर ने सबने हमें एक रूप में बनाया है, हमारा देश विविधताओं संपन्न देश है, फिर भी हम इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक विविधता पर खुशी का कारण नहीं बनती हैं, बल्कि एक दुख का कारण बनती हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। इन सब के पीछे जो कारक विद्यमान है, यानी हम लोग जो पहले से धारणा बना लेते हैं इस तरह की, यानी लोगों के प्रति, जैसे कोई पूर्वोत्तर राज्य से आने वाला व्यक्ति है उसके प्रति हमें धारणा बना ली भाई चीनी जैसा दिखता है, ठीक है, नेपाली जैसा दिखता है, तो उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं, ठीक है। यानी पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि हम पूर्व में कोई अपनी धारणा बना लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीणों के बारे में धारणा बना ली जाती है, ग्रामीण लोग गरीब होते हैं, ग्रामीण लोग अशिक्षित होते हैं, ग्रामीण लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप देखते होंगे तमाम IAS IPS और मोस्टली इंडियन आर्मी के ज़्यादातर जवान ग्रामीण परिवेश से ही आते हैं, ठीक है। तो क्या आप उन्हें असभ्य कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह सकते। लेकिन हमने एक धारणा बना ली है कि भाई ग्रामीण परिवेश के लोग गरीबी में रहते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, खेती करने वाले लोग होंगे, आलसी नहीं होंगे, शहरी लोग आलसी होते होंगे, ठीक है। यानी इस तरह की हमने ये पूर्वाग्रह की धारणा बना ली है लोगों के बारे में कि भाई ग्रामीण लोग जो हैं कि अच्छी खासी, यानी कि आधे से ज़्यादा आबादी गाँव में रहती है, तो ये प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते होंगे, ठीक है। और खेतों में ज़्यादातर लोग खेतों में ही कार्य करते होंगे, ठीक है, और काम की तलाश में शहरों के लिए आते होंगे। हमने पूर्व धारणा बना ली है, जबकि ऐसा नहीं है कि काम की तलाश में शहरों में आते हैं या उन्हें ग्रामीण स्तर पर काम नहीं मिलता है, उन्हें सब कुछ मिलता है, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन हमने एक धारणा बना ली है। तो इस धारणा को हम पहले से अपने किसी के बारे में कोई एक राय क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ भाई वो फलानी जाति से आता है, तो शायद नहीं जानता होगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो धारणा हमारी पूर्वाग्रह कहलाती है, ठीक है। नहीं, पूर्व में हमने उसके लिए कोई धारणा बना ली। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर आप देखते होंगे कि जब आपके माइंड में किसी कास्ट का जिक्र किया जाता है तो आपके माइंड में एक अलग धारणा जाती है, हाँ भाई अपर कास्ट में राजपूत है तो वहीं वो योद्धा वाला होगा, ये है वो है, लड़ने वाला होगा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल काम करते हैं तो वो हर जगह लड़ने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसी एक धारणा आपके अंदर बनी हुई है हर किसी को लेकर, हर जाति को लेकर, हर व्यक्ति को लेकर, ठीक है। आपके माइंड में कोई आपके सामने सुंदर सी लड़की आ जाती है, आपकी धारणा एकदम चेंज हो जाती है,
आप सोचने लगते हैं कि हाँ भाई, जब स्त्री सुंदर है तो वाकई में पढ़ी लिखी होगी तो एक अच्छे संस्कार भी होंगे उसमें। और वहीं आपके समझ सामने एक स्त्री आ जाती है तो आप कहते हैं अरे नहीं, हो सकता है गांव की हो, पढ़ी लिखी ना हो। तो ये आपकी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं आप, ठीक है। यानी ऐसी नकारात्मक धारणा जो होती है पूर्वाग्रह में ही आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट अब आप यहाँ पर नोट कर लेना है इसमें, ठीक है। 5वां पॉइंट कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह क्या रूप ले लेती है, और ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, ठीक है। और यही कारण है कि हमारी विविधता जो है, विविधता में बार बार हमारा पूर्वाग्रह है वो बार बार हमारे लिए एक सरदर्द का कारण बनता है। यानी हमारा पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं हमारी विविधता को तोड़ने के लिए भेदभाव क्रिएट करता है, ठीक है। यानी ये पूर्वाग्रह की जो भावना है यही एक भेदभाव क्रिएट करती है। देखिए, एक एग्जाम्पल वैसे मुझे अपना नहीं देना चाहिए, मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल। आज से कुछ साल पहले यानी कि चैनल पर ही एक व्यक्ति ने मुझे, सज्जन ने मुझसे कमेंट करके कहा कि सर आपकी कास्ट क्या है, ठीक है। तो फिर मैंने उसे रिप्लाई में पूछा कि क्या आप मेरी कास्ट देख के ही आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो उस व्यक्ति का रिप्लाई आया कि सर इतना तो मुझे पता है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट से तो नहीं होंगे। तो इस तरह की जो धारणा है लोगों के अंदर, ये पूर्वाग्रह वाली धारणा है। ऐसा नहीं है, देखिए मेरे बहुत सारे मित्र जो है SC कास्ट से भी हैं, OBC से भी हैं, जनरल के भी हैं, हर कास्ट से मेरे मित्र हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो आज बहुत ऊंची पोस्टों में बैठे हुए हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन आपने, कुछ लोगों ने धारणा बना रखी है कि भाई ये फलाना व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो भाई वो इससे कैसे आता होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी हमें वो धारणा तोड़नी पड़ेगी। तो ऐसा मुझे ये कमेंट जब देखने को मिला तो मैंने अपने जो कलीग्स थे उनसे डिस्कस भी किया, देखो किस तरह के लोगों के अंदर मेंटलिटी बनी हुई है, ठीक है। तो वो मेंटलिटी में चेंज करनी है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अगर निचली जात से आता है तो पढ़ा लिखा नहीं होगा, कोई व्यक्ति निचली जात से आता है तो उसे जो है उसके पास सम्मान लेने का अधिकार नहीं होगा, सब कुछ अधिकार है उसे। लेकिन हमने धारणा बना रखी है कि भाई निचली जाति का व्यक्ति है उसका हमने अनादर करना है, ये हमने धारणा बना रखी है, पूर्वाग्रह बना रखा है, ठीक है। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। आगे बात करते हैं, ऐसी हमारी भाषाओं के बारे में भी समझ है। यानी कि अगर अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति है तो वो समझते हैं भाई बहुत शानदार है अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है। यानी अंग्रेजी की भाषा अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और दूसरी भाषाएं जो हैं उसके सामने हैं तो आप दूसरी भाषा वालों को बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं, यानी बड़ी गिरी हुई नज़र से देखते हैं। अंग्रेजी वाला आपकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड आपके मामले में बंदा है। लेकिन अब जो हिंदी बोलने वाला व्यक्ति है वो आपके सामने मूर्ख की तरह आपके सामने लगता है आपको। तो ये सब आपकी पूर्वाग्रह से होता है, ठीक है। यानी आप देखते होंगे आपके सामने कोई 4 लाइन अंग्रेजी की बहुत अच्छे फर्राटेदार बोल जाए, आप कहेंगे अरे वाह क्या पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। और वहीं जिसका एक हिंदी भाषा में पारंगत व्यक्ति हो और वो आपके सामने विशुद्ध रूप से हिंदी में अपना भाषण दे तो आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप कहेंगे अरे हिंदी कौन पूछता है, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक पूर्वाग्रह बनता जा रहा है, यानी एक नकारात्मक धारणा क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखा होगा, यानी यहाँ पे कहा भी है हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। ये एक धारणा बन चुकी है, यानी भाषाओं के प्रति भी हमारा धारणा बन चुकी है कि भाई भाषा में भेद है, लड़की में भेदभाव की भावना बन चुकी है, ठीक है। आप देखते होंगे लड़के लड़की में कैसे है। अब हम बात करते हैं स्कूल की, ठीक है। यानी कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रियल लाइफ का स्कूल का। स्कूल में आप देखते होंगे कि लड़कों को अक्सर अगर कोई काम दिए जाते हैं, लड़कों को शारीरिक मेहनत वाले काम दिए जाते हैं, वहीं लड़कियों को झाड़ू पोंछे वाले काम पकड़ा दिए जाते हैं, ऑफिस साफ करने वाले काम कर दिए जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? भाई ये एक पूर्व धारणा है, लड़कियों के बारे में बना हुआ है कि लड़कियों को घरेलू कामकाज पसंद है, खाना बनाना पसंद है, जबकि लड़कों को खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, मेहनत के कामकाज पसंद है। एक धारणा बना ली है भाई लड़के स्ट्रांग होते हैं, रोते नहीं हैं, लड़कियां जो होती हैं बात बात पे इमोशनल हो जाती हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। आज आप देखते होंगे कि भारतीय नारियां जो है सब पर भारी हैं। आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी में आज जो लेडीज़ हैं वो कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई हैं, ठीक है। आपके एयरफोर्स के जो विमान हैं उन्हें उड़ाने में, यानी फाइटर प्लेन उड़ाने में भी कीर्तिमान स्थापित कर चुकी हैं। तो एक धारणा जो आपने बना रखी थी भाई लड़कियां जो कमजोर होती हैं, लड़कियां जो है खाना बना लेने में निपुण होती हैं, पढ़ नहीं सकती हैं, ये आपकी पूरी धारणा तो थी, ठीक है। जो आज आप कहीं ना कहीं आपके सामने झूठी भी साबित हो रही है। आप देख भी पा रहे होंगे, आप तमाम न्यूज़ चैनलों में पढ़ते होंगे कि तमाम लड़कियां आज कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं, देश को कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं, ठीक है। तो ये धारणा हमें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति बलवान या कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से इमोशनल, जो आप कहते नहीं मुझे भावनात्मक रूप से कमजोर है, वो क्यों बनता है? वो परिवेश की वजह से बनता है, ठीक है। यानी कि एक कहानी है, आपने सुनी होगी, स्वामी विवेकानंद की एक कहानी है। स्वामी विवेकानंद ने एक कहानी लिखी थी, उसका जिक्र मैं कर दे रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। एक कहानी है, उसमें कहा गया है कि भाई एक दो जुड़वा शेर थे, ठीक है। यानी 2 जुड़वा शेर पैदा होते हैं, उनमें से एक शेर जो होता है छूट जाता है, ठीक है, और दूसरा शेर जो होता है वो बकरी के पास उसका लालन पालन होता है। यानी एक शेर छूटकर अपने जो है बकरी के पास पहुंच जाता है, यानी कि बकरी के पास उसका लालन पालन होता है, बकरी की तरह वो रहता है, घास फूस खाता है। दूसरा शेर जो होता है अपने माता पिता के साथ जंगल में ही रहता है, यानी शिकार करता है, ठीक है। वैसे ही दहाड़ता है जैसे उसके माता पिता झाड़ते हैं। कुछ सालों बाद जब ये जंगल वाला शेर बकरी के साथ रहने वाले शेर से मिलता है, ठीक है,
तब उससे कहता है कि तुम तो मेरे जैसे हो, लेकिन तुम बकरियों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो उसे समझ में नहीं आता है। फिर ये एक तालाब के किनारे से ले जाता है, दोनों का स्वरूप दिखाता है, देखो हम और आप समान हैं, ठीक है, फिर आप ऐसे क्यों नहीं धाड़ रहे हो, आप हमारी तरह धाड़ो। तो ये असर किसका हुआ, ये परिवेश का असर हुआ, यानी हम जिस परिवेश में रहते हैं और जो परिवेश हमारे मानसिक रूप से हमें जो डेवलप करता है, ठीक है, वही चीज़ें उत्तरदायी होती हैं पूर्वाग्रह के निर्माण में भी, ठीक है। यानी हमारा परिवेश हमारे दिमाग में भी सब चीज़ें भर देता है कि फलानी जाति का व्यक्ति है वो ये काम करेगा, फलानी जाति का व्यक्ति है वो ऐसा होगा, हमारा परिवेश ये सब चीज़ें भर देता है। और यही रीज़न जो है हमें विविधता में भेदभाव क्रिएट करता है। यानी हम जो परिवेश में हमारे आप जो नकारात्मक चीज़ें देखते होंगे, ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं नकारात्मक चीज़ें क्या क्या होती हैं, वही भेदभाव को क्रिएट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी आपको दिया होगा ये, ठीक है। आप देखिए हमारे यहाँ एनसीईआरटी में काफ़ी बार बात हुई, इस बात का काफ़ी बार मुद्दा उठाया गया है कि आप जो पाठ्यक्रम सेट होते हैं उनमें लड़कियों की भूमिका बराबर क्यों नहीं दिखाते, उन्हें कम क्यों दिखाते हैं। यानी कि आपके यहाँ जो आपके यहाँ लैंगिक पूर्वाग्रह किताबों में भी देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है बता रहा हूँ मैं। मैथ की किताब में आप देखते होंगे कि एक लड़की बाजार से सब्जी खरीद कर ये लाई वो लाई, ऐसे करके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं भाई, लड़के भी तो ला सकते हैं सब्जी खरीद के। यानी एक लड़की किचन में एक काम ये कर रही है, यानी आप लड़कियों किचन में क्यों दिखाते हो बार बार, ठीक है। तो इस बात को लेकर काफी बार बहस भी हुई है, संसद में भी मुद्दा उठाया कि भाई ये लैंगिक पूर्वाग्रह वाले जो मुद्दे हैं क्यों किताबों में अब तक रखे गए हैं, किताबों में लड़कियों को दीनहीन क्यों दिखाया गया है। वो वाकई में हकीकत बात है। आज के समय में अगर देखा जाए, अगर हम सब किसी का मानसिक विकास करें तो व्यक्ति जो है एकदम ऊपर उठ सकता है, अच्छा बन सकता है, सामाजिक रूप से पुष्ट बन सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अक्सर उसे नकारात्मकता की तरफ धकेलते हैं और नकारात्मकता का असर आप लोगों के सामने भी होता है, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पे कही गई हैं। एक व्यक्ति आप देख पा रहे होंगे कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक व्यक्ति दिव्यांग है, विकलांग व्यक्ति है, लड़खड़ाता है, कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। वो पैरों से विकलांग है, मानसिक स्तर से नहीं है। देखिए एक मुझे बात याद आती है, उस व्यक्ति का नाम तो मुझे याद नहीं है और ना ही सन याद है, ठीक है। एक आईएएस ऑफिसर, यानी कि एक आईएएस का इंटरव्यू चल रहा था, सिविल सर्विस एग्जाम का इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। तो इंटरव्यू के दौरान एक व्हील चेयर पर बंदा इंटरव्यू कक्ष में पहुंचता है, ठीक है। ये एक रियल कहानी है आपके यूपीएससी क्वार्टर, यानी यूपीएससी के जो ऑफिस है वहाँ की रियल कहानी है। तो जब वहाँ पर अंदर पहुँचता है इंटरव्यू के लिए, तो उसके हर देखिए इंटरव्यू का पैनल जो बैठा होता है उसके सामने हर व्यक्ति के डॉक्यूमेंट होते हैं भाई कि क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं हैं। तो वहीं पैनल में से बैठा एक व्यक्ति जो सामने व्हील चेयर पर विकलांग व्यक्ति आया, उससे एक सवाल करता है कि लगता है कि आपने जब फॉर्म फिल किया था यूपीएससी का, तब आपने यहाँ पर डिसेबल्ड वाला जो कॉलम है ये आप शायद भरना भूल गए थे, ठीक है। यानी कि आपको डिसेबल्ड में अगर भर दिया होता तो आपको आरक्षण का भी लाभ मिल जाता, कुछ और लाभ भी मिल जाते, शायद आप ये भरना भूल गए थे। उस व्यक्ति ने, पैनल वाले व्यक्ति ने ये कहा। लेकिन आईएएस का इंटरव्यू देने का गए जो अभ्यर्थी था, उसका रिप्लाई था कि सर विकलांगता मेरे पैरों में है, मेरे मन में नहीं है, यानी मेरे मस्तिष्क में नहीं है। यानी कि मैं पैरों से विकलांग हूँ केवल, मैं दिमाग से विकलांग नहीं हूँ। उसकी ये एक लाइन जो थी, इसी लाइन ने उसका पूरा चयन करवा दिया, ठीक है। यानी उसकी एक ये लाइन थी, इसी लाइन की वजह से उसका जो है उस साल चयन हो गया। और ये खबर अखबारों में भी दिखाई गई और काफ़ी सारे आर्टिकल भी छपे थे कि व्यक्ति का एक जवाब जो था वो जवाब सकारात्मक जवाब रहा और वो जवाब सबके दिल को छू गया। वो हकीकत बात है। यानी किसी व्यक्ति को आप इस हिसाब से आंकलन नहीं कर सकते भाई वो शारीरिक रूप से पुष्ट है तो शारीरिक रूप से पुष्ट होगा तो उसका दिमाग कम होगा। कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से निम्न है तो आप ये कह देंगे कि भाई शारीरिक रूप से निम्न है तो ये दिमाग भी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमें अपने अंदर से ये नकारात्मक भावनाएं निकालनी होंगी, ठीक है। तो यही सब बातें इसमें दोहराई गई हैं। देखिए यहाँ पर लिखने लायक कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें हैं जो मेन है, मैंने बता दिया। जैसे हमने देखा है कि लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता कहते हैं तुम रो मत, लड़के हो, लड़के रोएंगे तो भाई तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत तुम्हारी चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से लड़कों के सामने कह दिया जाता है, जबकि दर्द लड़कों को भी होता है, लेकिन लड़के कई समाज के डर से रो नहीं पाते हैं, ठीक है। और वहीं लड़कियां जो होती हैं वो भावुक बनाई जाती हैं, बनती नहीं है, होती नहीं है, बनाई जाती हैं जानबूझकर कि आपको देखो आपकी विदाई, आपकी ससुराल में जाओगे तो आपको रोना पड़ेगा, ठीक है, बात बात पर रोना पड़ेगा। उन्हें समाज क्रिएट करता है। वाकई में कोई बच्चा जो है जन्म से ऐसा नहीं होता है, उसे परिवेश यानी समाज में रह रहा है उसे वो चीज़ें क्रिएट करती हैं, ठीक है। अब हमने पूर्वाग्रह देख लिया, अब हम रूढ़िबद्ध धारणाएं देख रहे हैं, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणाएं और पूर्वाग्रह लगभग समान ही हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाओं का मतलब ये होता है कि जब हम सभी लोगों को एक ही छपे में बांध लेते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, स्टीरियोटाइप थिंकिंग कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा। जैसे आपने देखा होगा कि किसी जाति विशेष का व्यक्ति है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी जाति विशेष का, तो आप जैसे मान लो व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है तो आप कहते हैं अरे वो तो कंजूस है, क्योंकि वो व्यापारी है इसलिए कंजूस है, ठीक है।
आप जैसे कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति फलानी जगह से किसी और जगह से आ रहा है, ऐसी पृष्ठभूमि से आ रहा है जहाँ पर लोग चोर लुटेरे रहते हैं, ठीक है, और उस जिले से बिलोंग करता है, तो आप लोग कहते हैं यार इससे सावधान रहना, ये फलानी जिले का व्यक्ति है और फलाना जिला चोरी डकैती के लिए मशहूर है, ठीक है। ऐसे करके लोग उसे रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं उसके प्रति और ये तमाम जो फब्तियां कसते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। मैं भी एक यूपी के एक गंगावर्ती इलाके से बिलोंग करता हूँ। जब मैं गया था कहीं, ठीक है, बाहर गया था, तो वहां पर भी मुझे जो इंटरव्यू में वहां पर मुझसे कहा गया कि अरे आप उस जगह से आते हैं, वहां के लोग तो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये रूढ़िबद्ध धारणा जो आपने क्रिएट कर ली, ठीक है, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। यानी आप कई बार किसी को धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या उसके स्थान के आधार पर, यहाँ पर वो निवास स्थान उसके आधार पर उसके कहते हैं कि भाई आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप वैसे व्यक्ति हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी कि हर देश में आपको जो है हर धर्म में, हर देश में कंजूस, अपराधी, बेवकूफ मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी हम ये अवधारणा बना लेते हैं कि फलानी जाति वाले मूर्ख होते हैं, फलानी जाति वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ये धारणा बना चुके हैं हम, रूढ़िबद्ध धारणा बना चुके हैं। तो रूढ़िबद्ध धारणाओं में आप लिख लेना ये लाइन, ठीक है, पहला पॉइंट करके, ये आपकी पहली लाइन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए यहाँ पर जो इस प्रकार की जो धारणाएं होती हैं, हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग, ठीक है, व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं, ठीक है। यानी कि हमारी जो क्षमताएं होती है किसी के प्रति सकारात्मक रूप से देखने की, वो क्षमताएं ये कम कर देती हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। यानी किसी के प्रति में एक सकारात्मक रूप में देखना चाहिए और वहां पर हमारे माइंड में रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है, तो हम कहीं ना कहीं उसके प्रति नकारात्मक तरीके से देखते हैं। जैसे लड़कियों के बारे में बात है, रूढ़िबद्ध धारणा आपकी ये है कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती हैं, ठीक है, जबकि वर्तमान में लड़कियों ने साबित कर दिया कि भाई उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाए, तो लड़कियां हवाई जहाज क्या फाइटर प्लेन भी उड़ाती हैं। आपके इंडियन जो है एयरफोर्स का मैं इसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, यानी कि हम जो धारणाएं जो हमने क्रिएट करी रूढ़िबद्ध धारणाएं, वो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह की धारणा ही है, पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाओं के अंदर नहीं है, ठीक है। यानी जो हमारे समाज में जो हमारी परंपराएं चली, यानी उसके जरिए हमने क्रिएट कर ली भावना है कि फलानी जात का व्यक्ति ऐसा होगा, फलाना व्यक्ति ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लेना कि इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं, ठीक है। हम नहीं देख पाते कि व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरों से अलग हैं। यानी कि हमारे पास जब ये रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं, तो हम व्यक्ति के अंदर जो नैसर्गिक गुण विद्यमान है उन्हें देख नहीं पाते हैं। यानी हमने मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर निचली जात से आता है, तो हम ये देख लेते हैं भाई निचली जात से आने वाला व्यक्ति है तो वही नीचे वाला काम करता हो, निचली जात वाला ही काम करता होगा, ऊपर नहीं उठ सकता है। जबकि अगर वो व्यक्ति उसे शिक्षा दे दी जाए तो वो व्यक्ति भी ऊपर उठ सकता है, लेकिन हम नहीं देख पाते, रूढ़िबद्ध धारणाओं से दबे होने की वजह से हम नहीं देख पाते हैं। तो वो सब बातें कही गई हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है असमानता और भेदभाव का। देखिए कल आपने पिछले अध्याय में आपने देखा था कि वहां पर दो व्यक्ति थे। वहां पर एक समीर नाम का व्यक्ति था, ठीक है। समीर वन जो था वो एक हिंदू था, यानी समीर वन हिंदू था, साइकिल वाला व्यक्ति, और जो समीर टू था, समीर टू था यहाँ पर जो, वो एक मुस्लिम था, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई समीर वन जो था पढ़ा लिखा था, उसे अच्छे खासे संसाधन मिले, वो पढ़ लिख गया, और समीर टू को जो है यहाँ पर उसे अवसर नहीं मिल पाए, संसाधन नहीं मिल पाए और वो पढ़ नहीं पाया इस वजह से, ठीक है। तो इसमें उसके धर्म की कोई दिक्कत नहीं है, यानी धार्मिक रूप से तो सही है वो। धार्मिक अगर देखिए धार्मिक रूप से सही कैसे है भाई, समीर वन समीर टू दोनों के प्रति एक लगाव भी क्रिएट हुआ वहां पर। ऐसा नहीं था कि भाई भेदभाव की वजह से उनमें दोनों में वैचारिक मतभेद हो जाते, यानी कि दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड भी बन गए थे, लेकिन दिक्कत वही आई कि उनके पास अवसर नहीं थे, समीर दूसरे के पास अवसर नहीं थे। अवसर ना होने की वजह से वो व्यक्ति समीर दो जो था अखबार बेचने वाला व्यक्ति था, वो आगे नहीं बढ़ पाया। यहाँ पर ये बात कही गई है, ठीक है। और यही बात एग्जाम्पल यहाँ पर दोहराया गया है असमानता और भेदभाव के बारे में, ठीक है। यानी असमानता और भेदभाव कब होता है, यानी भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यानी कोई व्यक्ति फलानी जात से आ रहा है तो हम उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, यानी कोई व्यक्ति ऐसी जात से आ रहा है, ऐसी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, और वो पर्टिकुलर कास्ट कोई काम करती है, निचले तबके का काम करती है, सफाई का काम करती है, ठीक है, या कुछ काम करती है, तो हम देखते हैं कि भाई हम उसी नज़र से देखते हैं भाई सफाई करने वाला होगा। जबकि अगर वो उस व्यक्ति को अच्छी खासी शिक्षा मिल जाए तो प्रोफेसर भी बन सकता है, ठीक है, कुछ भी ऊपर यानी ऊपर तक उठ सकता है। लेकिन हम एक धारणा बना ली है हमने कि फलानी जात का व्यक्ति ये काम कर रहा था, फलानी जात का व्यक्ति ये काम कर रहा था, तो यही काम वो करेगा, ठीक है, जैसे कल हमने पिछले अध्याय में देखा था। और हम फिर उसके लिए तमाम गतिविधियां करते हैं, नीचे दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, गतिविधियां करते हैं, ठीक है, नौकरियों में रोकने से प्रयास करते हैं। आपने देखा भी होगा भारत में सब परंपराएं बहुत पुरानी रही हैं, ठीक है। हमारे यहाँ छुआछूत वाला प्रचलन हमारे यहाँ सदियों से रहा है, ठीक है। वर्तमान में जब हमारे संविधान का गठन हुआ तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अनुच्छेद 17, ठीक है, आर्टिकल 70 का प्रावधान किया गया एंड अनटचेबिलिटी का एंड, छुआछूत को बंद किया गया इसके तहत, यानी मौलिक अधिकारों में। यानी अगर कोई व्यक्ति इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई होगी, यानी संविधान में ये बात वर्णित की गई, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पर कही गई हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट असमानता भेदभाव में आप लिख लीजिए, ठीक है।
देखिए आपने पिछले अध्याय में देखा था समीर वाला एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कि समीर 1 और समीर 2 मित्रता करना चाहते थे, उनमें कोई ऐसा भावना नहीं थी, ठीक है, लेकिन उनमें जो अवसरों की असमानता की वजह से समीर 2 पढ़ नहीं पाया था, यहाँ पर हमने यहाँ पर नोटिस किया था। और आप जानते भी हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी प्रथाओं और रिवाजों की वजह से निम्न कोट के माने जाते हैं। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के साथ उनके खाने पीने, कपड़े, घर की मूलभूत ज़रूरतों, इन सब के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसकी वजह से उन्हें दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर अब आप, ठीक है, कि बहुत लोगों के पास अपने, ठीक है, मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते, इस कारण दफ्तरों इनमें इनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित मैंने आपको पूर्वोत्तर राज्य के छात्रों के एग्जाम्पल दिए थे मैंने, कि पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र जो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ पर दिल्ली वगैरह पढ़ने आते हैं, तो आपने देखा होगा मजाक उड़ाते हैं उनके हम लोग, ठीक है। यानी हम ऐसे ही तमाम लोग ऐसे होते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। चीनी क्या करने मजाक उड़ाता है, उनका नेपाली कह के मजाक उड़ाता है, ठीक है। अभी तो हद ही हो गई कोरोना त्रासदी में, उन लोगों को कोरोना कह के मजाक उड़ाया गया उनका, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने उनके साथ अभद्र हरकतें की, किसी ने उनके ऊपर थूक दिया, किसी ने उनके ऊपर जो उनके हाथ में कुछ सामान लगा उनके ऊपर फेंक के मार दिया। तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी न्यूज़ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ें अपने माइंड से निकालनी होंगी, ठीक है। और अगर हम ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखे रहे तो यकीन मानिए भारत का विकास जो है, हम जो एक विकसित भारत यानी कि समृद्ध भारत की परिकल्पना करके चल रहे हैं, या विश्व गुरु फिर से बनाने की परिकल्पना करके चल रहे हैं, वो अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जो दोहरे सामने होते हैं वो कौन कौन करते हैं, यहाँ पर ये करते हैं जनजातीय लोग, ठीक है, और धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों को ये करना पड़ता है, ठीक है। खास क्षेत्र का मतलब यहाँ पर इंगित वही किया गया, पूर्वोत्तर राज्य के जो लोग हैं खास क्षेत्र से आते हैं, ठीक है। जनजाति लोग हैं, जनजाति आप कहते नहीं, जनजाति कोई व्यक्ति है कि आदिवासी होगा, वो तो ऐसे रह रहा होगा, वैसे रह रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह की आप देखते होंगे समाज में, ठीक है। यानी हम इनको देखते ही हम तमाम तरह का भेदभाव करते हैं, असमानता व्याप्त हो जाती है इससे भेदभाव की वजह से। तो वो आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर मुस्लिमों के बारे में, एक बात कही गई है यहाँ पर आपके एक छोटे से उसमें, कि मुसलमानों की कुछ पहले के समय में एक धारणा बनी हुई थी, रूढ़िबद्ध धारणा, कि मुसलमानों की लड़कियां होती हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं करती हैं। पहले धारणा बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान में जब देखा गया कि मुसलमान की लड़कियों को अवसरों की समानता उपलब्ध करवाई गई, अवसर उपलब्ध करवाए गए, तो मुस्लिम लोग भी अपनी लड़कियों को शिक्षा दिलाने के लिए इच्छुक हैं। मुस्लिम समाज से भी लड़कियां जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं, विभिन्न नौकरियों में पहुंच रही हैं, IAS IPS बन रही हैं। अभी अगर आप 2019 वाला जो 19 का आया नहीं है, 2018 वाला रिजल्ट अगर UPSC एग्जाम का देखेंगे तो उसमें देखेंगे लगभग 50 से ज़्यादा मुस्लिम अभ्यर्थी जो है चयनित हुए हैं, ठीक है। 50 से ज़्यादा मुस्लिम अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? उसमें काफ़ी सारी लड़कियां भी हैं मुस्लिम वर्ग की। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि भाई जब उन्हें वो माहौल तैयार मिला, जब उन्हें वो संसाधन दिए गए, तो वो लोग भी ऊपर उठ पाए। जब संसाधन ही नहीं मिलेंगे, चाहे गरीबी की वजह से ना मिलें, चाहे जो है असमानता की वजह से ना मिलें, चाहे अवसर आप मान सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से ना मिलें, तो ऐसे में व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाएगा। और जब ये सब अवसर उसे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे तो व्यक्ति अपने आप ऊपर उठ जाएगा। यही बात यहाँ पे समझाई गई है। देखिए ये सब चीज़ें, ये कहानी वाली लिखना मत, ठीक है। ये सब बातें आप ऑलरेडी अपने यानी जानते हैं और समाज में देखते भी हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं उठ पा रहे हैं, क्या रीजन है? यहाँ पे एग्जाम्पल केरल का दिया गया है कि भाई केरल में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं। केरल में ये सुविधा की, फैसिलिटी की कि भाई सरकारी स्कूलों के लिए उन्होंने सरकारी बस की सुविधा कर दी। और सरकारी बस की सुविधा होने की वजह से क्या था कि स्कूलों में शिक्षकों को पहुंचने में मदद मिली। इसके अलावा महिला शिक्षक वगैरह भी टाइम पर पहुंचने लगी, ठीक है। तो टाइम पर पहुंचने की वजह से क्या था कि आसपास के जो गरीब परिवारों के बच्चे वगैरह थे, स्कूल जाने में उन्हें मदद मिली, ठीक है। और ऐसे करके वहां पर साक्षरता जो थी 100% हो गई, चाहे महिला साक्षरता हो या पुरुष साक्षरता हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो ये सब बातें आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए अवसर हम भी उपलब्ध करवा दें, यानी हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है, उस दिशा में हम भी कदम उठा लें, ठीक है। यानी हर बच्चे को हम घर घर से उठाकर उसे अच्छी खासी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, तो यकीन मानिए हमारे यहाँ जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है वो टूट जाएंगी। लेकिन अगर हम इन सबको सुधारने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठा पाते हैं तो यकीन मानिए ये सब धारणाएं फिर से बनी रहेंगी, ये धारणाएं टूटने वाली नहीं है, ठीक है। वही बात कही गई है। अब देखिए दलित, यहाँ पे दलित शब्द की व्याख्या की गई है कि दलित कौन होता है, नोट करके ये लिख लेना दलित शब्द, ठीक है। दलित शब्द का मतलब है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी दलित का मतलब यहाँ पर ये है दबाया गया या कुचला गया, ठीक है।
और सरकार ने ऐसे वर्गों के लोगों को, आप जानते होंगे, शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में रखा है, एससी वर्ग की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, इस समाज यानी वर्षों से समाज के हाशिए पर ये कास्ट नहीं है, इनका शोषण होता रहा है। ठीक है, यानी जिन्हें अछूत जातियां जिन्हें हम बोलते थे, ठीक है, उन अच्छी अछूत जातियों को वर्तमान में दलित, ठीक है, या सरकार के वर्ग में देखें तो एससी वर्ग में इन्हें रखा गया है। ठीक है, तो ये नोट करके आप लिख लेना। ठीक है, दलित कौन होते हैं ये सब आपके सामने क्लियर हो गया है। ठीक है, अब भेदभाव का सामना करने, यानी कि भेदभाव का सामना करने पर, यहाँ पर आपने देखा होगा भेदभाव का सामना करने का पर मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखते होंगे कोई विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे सफाई करने वाले हैं, कपड़ा धोने वाले हैं, बाल काटने वाले हैं, कचरा उठाने वाले, तो इन सब के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं इनको कम महत्व का माना जाता है, यानी निचले तबके पर देखा, निम्न स्तर पर देखा जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा जो है अछूत टाइप होंगे, इन्हें हम इनसे दूर रहना चाहिए, इनके पास जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अगर हकीकत ये बताऊं, ये कोरोना त्रासदी में, यानी कोरोना जो पैंडेमिक आप चल रही है, सबसे बड़ा योगदान आपके सफाई कर्मियों का ही है। सफाई कर्मी अगर नहीं होते तो यकीन मानिए कोरोना की जो दर है, यानी कोरोना फैलने की जो दर है वो बढ़ जाती। सफाई कर्मी आज दिन रात कार्यरत हैं, इस वजह से आपके पास ये कोरोना नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, ये हकीकत है। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी उन्हें भी बहुत निचला समझते हैं, निम्नतर समझते हैं। ठीक है, यानी इनके जो है इनके स्पर्श को आप अपवित्र मानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप आपके समाज में हैं, आप देखते हैं रोज इन्हें जो है अनुभव करते हैं सब चीज़ों को। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए कपड़े धो रहा है, बाल काट रहा है, तो आप उससे समझेंगे भाई बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ व्यक्ति है, इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, हम यानी कि इससे अगर टच हो जाएंगे, इसके साथ बैठ के जो है खान पान कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं अछूत हो जाएंगे। इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं। ठीक है, और ये रूढ़िबद्ध धारणाएं तभी टूटेंगी जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे और उन्हें ऊपर उठाया जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब बातें लिखवाऊंगा मैं फिर से नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब बातें आप समाज में व्याप्त हैं, और आप और हम, यानी आप हों या मैं हूँ, कहीं ना कहीं हम दोनों ही लोग किसी ना किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी ना किसी वर्ग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और हम ये सब बातें देखते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि समाज में कुछ जातियाँ ऊंची जातियों में सवर्ण जातियाँ बोली जाती हैं। ठीक है, जिन्हें समाज के सबसे ऊपर के पायदान पर रखा गया है, और जो इस तरह का जो कार्य करते हैं ये जातियाँ, इन्हें समाज के सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। ठीक है, और इनके मध्य कुछ जातियाँ हैं, उन्हें ओबीसी कैटेगरी में कहते हैं, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसे करके आपने अपने यहाँ जातिगत भेदभाव आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अछूतों के बारे में जो आपको पता होगा कि हम पूर्व में हम पढ़ चुके हैं, यानी प्राचीन भारत के समय में, प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं कि अछूत कौन होते थे। अछूत वो होते थे जो भाई कचरा वगैरह उठाते थे, ऐसे काम करते थे जो जिन कामों को जो है आम लोग जो असभ्य समझते थे, गलत समझते थे, जैसे मरे हुए जानवरों को उठाना, मरे हुए जानवरों की चमड़ी उतारना। ठीक है, तो उन्हें अछूत की संज्ञा दी गई। अछूत लोग कौन थे, आपने ये भी जाना था कि अछूत लोग गाँव के बाहर रहते थे। अब जब भी नगर में प्रवेश करना होता था तो क्या करते थे, ये अपने साथ एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते थे और उस टुकड़े पर चोट करते हुए आते, ताकि लोग इनकी आवाज़ सुनकर, यानी उस लकड़ी के टुकड़े पर चोट करने की आवाज़ सुनकर इनके स्पर्श से अपने आप को बचा लें, और नगर ऐसे करके खाली हो जाता था इनके लिए, यानी इन्हें बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। इन्हें सार्वजनिक जगहों से, जो नगर की सार्वजनिक जगह थी वहाँ से पानी पीने का, यहाँ पर नगर में स्थित मंदिर वगैरह थे वहाँ पर जाने का भी अधिकार नहीं था। ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं और मैं पढ़ाते हुए भी आ रहा हूँ आपको। ठीक है, इन्हीं में से एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि दलित बिरादरी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उनके बारे में एग्जाम्पल दिया गया है कि इन्होंने किस प्रकार से संघर्ष को झेला है, कैसे करके इन्होंने अपने महान अनुभवों को साझा किया है। ठीक है, देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा एक कहानी है, वो कहानी यहाँ पर साझा की गई है और वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये इनका जो अनुभव है 1901 का एक अनुभव है। ठीक है, यानी कि ये उस समय 9 साल के थे, और 9 साल के होने के उपरांत महाराष्ट्र में इनके पिता जो थे, ठीक है, महाराष्ट्र में इनके पिता और इनके भाई ये उनसे मिलने गए थे। महाराष्ट्र में इनके पिता जो थे एक जगह कार्यरत थे, ठीक है, सरकारी विभाग में, और ये वहाँ उनसे मिलने गए थे। ठीक है, वहाँ पर नौकरी कर रहे थे, उनसे मिलने गए थे। तो क्या होता है भाई ये कि भाई महाराष्ट्र में जहाँ पर जब पहुँचे, महाराष्ट्र में उस स्टेशन पर, ठीक है, तो स्टेशन में पहुंचने पर इन्हें जगह नहीं पता थी कि उन्हें वहाँ पे उस स्टेशन से इन्हें कोरेगांव तक जाना था, यानी उस स्टेशन तक जहाँ तक ट्रेन जाती थी, उस ट्रेन जाने वाले गंतव्य से, यानी स्टेशन से एक दूसरी जगह थी कोरेगांव, तो कोरेगांव तक इन्हें जाना था। ठीक है, क्या होता है कि भाई इनके पिता वगैरह अपना कोई सहायक वगैरह नहीं भेज पाते हैं, तो किन्हीं कारणवश इन्हें लेने के लिए नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि भाई जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं वो वहीं स्टेशन पे बैठ जाते हैं 9 साल की उम्र में। क्योंकि BR अम्बेडकर के पिता जो थे एक सरकारी पृष्ठभूमि से बिलोंग करने वाले थे, सरकारी व्यक्ति थे, तो इनका लालन पोषण कहीं ना कहीं अच्छा हो गया, तो ये अच्छे खासे कपड़े पहने थे। ठीक है, यानी कि एक सभ्य कपड़े पहने थे, जैसे ऊंची जाति के बच्चे कपड़े पहनते उसी प्रकार के कपड़े पहने हुए थे। ये काफ़ी देर से स्टेशन पर बैठे हुए थे, तो स्टेशन मास्टर आता है इनके पास, इनसे पूछता है कि हाँ भाई आप कैसे बैठे हुए हो। ठीक है, तो इनके कपड़े वगैरह देख के उसने ये अंदाजा लगा लिया कि ये भाई
अच्छी खासी जात के बच्चे हैं, क्यों बैठे हैं, तो उसके पास आया, यानी कि अदाकार उसके पास आया, पूछता है भाई आप क्यों बैठे हो, ठीक है। यानी कि उसे ये देख के लगा, यहाँ पे कहा गया है इसी इनकी कहानी में, ये शायद ब्राह्मण के बच्चे होंगे, ब्राह्मण से ऊपर यहाँ पे उच्च जात आप लगा सकते हैं, ठीक है। यानी उसके मन में यही था कि ब्राह्मण के बच्चे होंगे, तो ठीक है। तो ये मतलब ऐसे करके इनके पास आता है, स्टेशन मास्टर पूछता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हमारे पिताजी ऐसे वहाँ कोरेगांव में रहते हैं, हमें वहाँ तक जाना है और हमें वहाँ से कोई आया नहीं है, हमें वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, लेकिन हमें कैसे जाना है हमें ये भी नहीं पता है। तो अचानक से क्या होता है, स्टेशन मास्टर इनसे इनकी कास्ट पूछ लेता है कि आप कौन हो, ठीक है। तो ऐसे में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुंह से निकल जाता है कि भाई हम महार जाति से आते हैं, ठीक है। महार जाति उस समय बंबई प्रांत में जो था ये एक अनटचेबल जो था, ठीक है, यानी कि अछूत जात मानी जाती थी। जब ये जिक्र करते हैं महार जाति से आते हैं तो स्टेशन मास्टर ने भौचकित होकर देखने लगता है, यानी आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगता है, भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो इनके डॉक्टर BR अम्बेडकर लिखते हैं कि भाई उसके चेहरे का जो भाव था, उसे भाव को देखकर इन्हें एकदम अचंभित रह गई है, ठीक है, कि भाई एकदम मैंने नाम लिया, अभी तक तो मुझे देखकर एकदम जनरल बिहेवियर कर रहा था, बहुत प्यार से पूछ रहा था आप क्यों बैठे हो, क्या हो, और जैसे ही मैंने अपनी कास्ट बताई उसकी दम निकल गई, ठीक है, उसकी हवा निकल गई, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये मतलब उससे फिर पूछते हैं कि भाई हम कैसे जाएंगे कोरेगांव तक, ठीक है, यानी 15-20 मिनट तक ये फिर उसके स्टेशन मास्टर के जो कक्ष है उसके आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। यानी पहले जो स्टेशन मास्टर के अंदर उत्साह की भावना थी इनकी हेल्प करने की, शायद छोटा सा बच्चा है इसकी हेल्प कर दी जाए, अब वो उत्साह की भावना स्टेशन मास्टर के अंदर से खत्म हो गई, ठीक है। आधे घंटे बाद फिर क्या होता है, आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आया, फिर से पूछा, ठीक है, कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जी ये कहते हैं कि हम लोगों ने ये कहा कि हमें बैलगाड़ी से मिल जाए तो बैलगाड़ी से हम कोरेगांव चले जाएंगे, और कोरेगांव, ठीक है, अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते थे। तो इस तरह से क्या होता है, स्टेशन मास्टर के माइंड में वही बात आती है कि भाई कोई बैलगाड़ी वाला उसे अगर कास्ट पता चल जाएगी बच्चे की तो वो नहीं लेके जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ रूढ़िवादिता क्या है, कास्ट की रूढ़िवादिता है, यानी कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग को सवारी ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था, ठीक है। ये ऐसे करके आपने देखा होगा, ठीक है, यानी ऐसे करके समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि स्टेशन मास्टर ने भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ दिया। स्टेशन मास्टर भी जब उसने सुना कि आप निचली जात से अछूत जाति से हैं तो उसके मन में एकदम भौचकित होकर देखने लगा कि भाई ये निचली जात से होने के बाद एक अच्छा खासा कैसे पढ़ा लिखा, यानी एक जेंटलमैन की तरह, एक बच्चे की तरह कपड़े कैसे पहने हुए हैं, तमाम तरह की बातें उसके माइंड में उठने लगी, ठीक है। तो ये डॉक्टर स्रोत कहाँ से, डॉक्टर BR अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड है एक, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। तो इन्होंने एक अपनी रियल लाइफ की स्टोरीज का जिक्र इन्होंने किया है, यानी कि इस तरह की जो धारणाएं हैं, ठीक है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ ही नहीं होती हैं, ये आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं, ठीक है। यानी अगर मैं देखूं, अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, हमने देखा है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को नोटिस किया है, ठीक है, यानी लोगों के अंदर एक गलत धारणा बनी हुई है, पहले सेवा पहले नहीं करते, पहले कास्ट पूछते हैं आप किस जात से हो, ठीक है। और ये सबसे गलत बात है। कभी आपने सोचा है कि कभी अस्पताल में जात पूछी जाती है? नहीं पूछी जाती है। अस्पताल में अगर डॉक्टर का जात पूछ के इलाज करने लगेंगे ना तो यकीन मानिए आधे से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। अस्पताल में जात नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर हम अपने आम जीवन में जात क्यों पूछते हैं? यानी कि बात बात में कि भाई कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हम जात पूछेंगे पड़ोसी से, हाँ भाई आप किस जाति के हो, क्या उस जाति से आपको क्या हो मतलब फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। वो जिस जाति से, जिस जाति से, जिस मजहब से, उसे अपने काम से बिलोंग करता है, लेकिन हम फिर भी उससे पूछते हैं क्योंकि हमारे अंदर रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाओं को हमें अपने मन से निकालना होगा, ठीक है। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो होते हैं इसी आधार पर जो निचली जाति के बच्चे वगैरह आते हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात मैं आपको अपने लेवल पर आगे बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ रियल में, आप समझना उस चीज़ को। सब लोग यहाँ पर सभी जातियों के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जनरल वाले, ओबीसी वाले, एससी वाले भी, ठीक है, सभी जातियों के लोग आप देख रहे होंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए अगर हम बात करें सामाजिक उत्थान की, यानी आप रह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में आप 4 भाई हो, ठीक है, 4 भाइयों में 3 भाइयों की जो है सरकारी नौकरी लग जाती है और एक भाई जो है बहुत ही ज़्यादा हीन दुर्बल व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, उसकी नौकरी नहीं लग पाती, बहुत ज़्यादा दुर्बल व्यक्ति है। तो ऐसे में क्या करोगे आप? क्या उसे परित्यक्त कर दोगे, उसका परित्याग कर दोगे? ठीक है, परित्याग करने से क्या उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी? परित्याग करने से क्या उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? क्या उसकी सामाजिक स्थिति सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। यानी जब तक आप उसकी सहायता नहीं करोगे तब तक उसकी स्थिति सुधरेगी नहीं, ठीक है। और यकीन मानिए जब आप ही सहायता नहीं करोगे तो यकीन मानिए वो बेचारा और गर्त में चला जाएगा, यानी और गड्ढे में चला जाएगा। यही हमारे समाज की स्थिति है। यानी अगर हमें निचले वर्ग का उत्थान करना है तो हमें अपनी भी धारणा बदलनी होगी, यानी ऊंची जाति वाले व्यक्ति हैं उनको भी अपनी धारणा बदलनी होगी, तभी हम इन्हें बराबरी का दर्जा दे पाएंगे। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो है इस बात को अमल भी करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ें जो है क्लैश का कार्ड बन रही है, यानी क्लैश का मतलब ये भेदभाव का कार्ड बन रही है, टकराव का कार्ड बन रही है, ठीक है। तो ये कहानी आपने देखी,
जाना। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें हैं वो आप लिख लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 1891 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ये भारतीय संविधान के पिता, दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में ये जाने जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लेना बी आर अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करके लिख लेना, ठीक है। यानी कि आप नोट करके लिख लेना ये नोट में, ठीक है। देखिए इनका जन्म किस में हुआ था, महार जाति में हुआ था, जो उस समय अछूत मानी जाती थी, ठीक है। यानी इस जाति के बच्चों के पास ना ही लोगों के पास जमीन होती थी, ना ही उनके बच्चों को यानी ना ही उनके बच्चे पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। और इन्हें गांव के अंदर रहने की भी इजाजत नहीं थी। अछूत का मतलब यही था कि भाई प्राचीन काल से आप देखते आ रहे होंगे, अछूत जो थे गांव के बाहर निवास करते थे, जब भी नगरों में आते थे तो अपने लकड़ी का टुकड़ा लेते थे, उसको चोट करते हुए आते थे, ठीक है। तो ये सब स्थिति आप देखते आ रहे हैं, तो ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। यानी अछूत मानिए, अछूत का मतलब ही आप हो गया कि ये सब समस्याएं होंगी, ना तो जमीन होगी, ना ही शैक्षिक अवसर होंगे इनके पास, और ना ही ये ग्रामीण परिवेश में आम जीवन जी रहे होंगे, यानी गांव से बाहर रह रहे होंगे, ठीक है। ये बात आप ऑलरेडी जानते होंगे। देखिए अंबेडकर ऐसे पहले व्यक्ति थे अपनी कास्ट से, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, यानी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए ये इंग्लैंड गए, ठीक है। इसके बाद जब इंग्लैंड से भारत आए, इन्होंने भारत की स्थिति देखी, भारत में इन्होंने देखा किस तरह से रूढ़िवादिताएं फैली हुई हैं, ठीक है। तो इन्होंने दलितों को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न अभियान, विभिन्न आंदोलन चलाए, ठीक है। तो उन आंदोलनों में यहाँ पर इन्होंने दलितों से कहा कि आप तरह तरह की सरकारी नौकरी में संलग्न हो जाएं, ठीक है। ऐसे करके आप जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएंगे, यानी जब तक आप सरकारी नौकरी में नहीं जाएंगे तब तक आप जाति व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यानी नौकरी में जाने का मतलब ये है कि भाई आपके बगल वाला व्यक्ति है, उसको तो काम कर पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी आप मान लीजिए एक कहीं नौकरी में पहुंच जाते हैं, किसी उच्च पद में पहुंच जाते हैं, तो आपके निम्न आसीन पद वाले आपसे ताल्लुक तो रखेंगे ही रखेंगे, यानी कोई भी काम होगा आपको पूछेंगे। तो ऐसे करके सामाजिक असमानता का अंतर जो खत्म हो जाएगा, इनका मानना ये था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर दलितों में के मंदिर में प्रवेश के लिए इन्होंने कई प्रयास किए, यानी कि इन्होंने एक मंदिर आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। यानी कि इन्होंने नासिक में एक मंदिर था जिसमें इन्होंने अभियान चलाया था, लंबा अभियान चलाया था 2 मार्च 1930 को, ठीक है। इसमें क्या था कि भाई इन्होंने 15,000 दलित भाइयों को इन्होंने इकट्ठा किया, और आपको पता है कि इन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी छूतों को, ठीक है। तो ये इस मंदिर में यहाँ पर अड़ गए इसके गेट पर, और उस समय चूंकि ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन में ही सुरक्षा मुहैया करवा दी थी मंदिर प्रशासन को कि भाई कोई भी दलित जो है यहाँ पर एंटर नहीं करेगा। एक लंबा संघर्ष लड़ा 6 साल का, लेकिन बाद में इन्होंने समझ लिया कि भाई इस संघर्ष से कोई फायदा नहीं होने वाला, यानी हिंदू धर्म में जो बैठे ठेकेदार हैं वो अपनी नीतियों को, अपने आप को नहीं बदलेंगे। तो फिर क्या हुआ कि बाद में आकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में आकर इन्होंने अपने लगभग 3.5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। यानी संसार का सबसे बड़ा जो है कन्वर्जन माना जाता है, इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मास कन्वर्जन, ठीक है, इसे बोल सकते हैं बड़ी संख्या में, यानी धर्मांतरण ही माना जा सकता है ये। 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने क्या किया, धर्मांतरण कर लिया। यानी मंदिर में इन्होंने जो दलितों का प्रवेश वाला प्रयास था इनका असफल रहा। 6 साल का एक लंबा संघर्ष चला इनका जो है हिंदुओं के साथ, हिंदू जो मठाधीश थे उनके साथ, लेकिन बाद में भी सफल नहीं हो पाए। तो समझ गए कि हिंदू धर्म की जो जड़ें हैं वो रूढ़िवादिताएं उनमें जो है गहरी तरह से समा गई हैं, इसे बदलना संभव नहीं है। तो इससे बेटर ये है कि हम ऐसे धर्म की तलाश करें, ठीक है, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, उसमें उस धर्म में किसी को निचली दृष्टि से या हे दृष्टि से ना देखा जाता हो। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन करके ये 14 अक्टूबर 1956 धर्म परिवर्तन किया। ऐसे करके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बनवाई बन करके चौथा पॉइंट यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है। इसी में सब पॉइंट लिख लेना, सब पॉइंट। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी सबको समान निगाह दे, और जीवन में आगे चलकर 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। तो ये तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ बातें थी जो आपने देख ली। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके संविधान में, आपकी किताबों में एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, यानी उत्कृष्ट एग्जाम्पल भी हैं इस बात का, जो है छुआछूत का, अछूत का, ठीक है, जो आपने अपने देख लिया। अब बात करते हैं समानता के लिए संघर्ष, ठीक है। देखिए आप सब जानते हैं ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए हमने जो संघर्ष किया था उसमें समानता के लिए, व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था, ठीक है। यानी हम ब्रिटिश शासन से एक ओर तो हमारे संघर्ष कर ही रहे थे, दूसरी ओर हमारे भारत में मौजूद एक ऐसा वर्ग था जो अपने यहाँ के लोगों से संघर्ष करने पर मजबूर था, ठीक है। वो वर्ग था, दलित वर्ग था, औरतों वाला वर्ग था, जनजातीय वर्ग था। आप सभी को पता है कि हमारे देश में अंग्रेजों से आने से पहले, ठीक है, कोई विशेष अधिकार औरतों को नहीं दिए गए थे, न शिक्षा का अधिकार था, न ही स्वतंत्रता का अधिकार था, ठीक है। वहीं जनजातियां जो थी, जनजातियां भी हाशिए पर थी, जनजातियों को भी कभी मुख्य मार्ग में लाने का प्रयास नहीं किया गया, मुख्य धारा में लाने का प्रयास नहीं किया गया, ठीक है। यानी हमेशा इन लोगों ने गैर बराबरी का अनुभव किया। एक लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, और संविधान जब निर्माण हुआ तो संविधान निर्माण का उन्होंने ये बात अपने केंद्रीय स्तर पर ध्यान में रखी कि भाई हमें इस तरह का संविधान बनाना है, हमें इस तरह के प्रावधान इसमें जो है शामिल करने हैं, ताकि हमारे देश में मौजूद चाहे अछूत वर्ग हो, दलित वर्ग हो, ठीक है, महिला हो, ठीक है, या फिर जनजाति वर्ग हो, सभी को समान न्याय मिले, ठीक है,
सभी को समान न्याय मिले, सब अवसरों की सबको समानता मिले, ताकि हमारा संविधान जो है सभी के साथ जो है एक समान रूप से आगे बढ़ा ले जा सके सभी को, ठीक है। और ऐसे करके हमारे देश में जो असमानता व्याप्त है वो खत्म हो सके, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप जानते होंगे कि ये सब चीज़ें कानूनी रूप से पॉसिबल नहीं होती हैं। कानूनी रूप से एक बार को इन्हें एम्पावर्ड कर तो दिया जाता है कि हाँ भाई हम बचा लेंगे, लेकिन स्वयं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये बात स्वीकार की है। अगर आपने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का एक कथन पढ़ा होगा, उसमें लिखा है ये कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो तब तक बेकार है जब तक समाज आपको स्वतंत्रता ना दे। ये हकीकत बात है। आपको कानून से आज देखते होंगे तमाम स्वतंत्रताएं मिल गई। यहाँ पर एक स्वतंत्रता एक एग्जाम्पल है, मॉडर्न कल्चर में एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखते होंगे कि भाई जो महिलाओं को अपनी इच्छा से 18 साल से ऊपर होने पर विवाह करने का अधिकार है, लड़कियों को 18 साल से ऊपर होने पर अपनी इच्छा से किसी के साथ विवाह करने का अधिकार है। क्या वो विवाह कर पाती हैं? आप समाज में देखते होंगे किसी के साथ लव मैरिज वगैरह हो जाती है, उसके ऑनर किलिंग हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, ऑनर किलिंग देखते होंगे आप, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये क्या सिद्ध कर रहे हैं, यानी हमने कानून ने तो स्वतंत्रता दे दी है, कानून ने तो अधिकार दे दिए, लेकिन समाज अभी भी उस रूढ़िवादिताओं से घिरा हुआ है और समाज इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, नए कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नई धारणा को समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, आज भी पुरानी जंजीर यानी पुरानी धारणाओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कथन ये बिल्कुल यथार्थ साबित होता है कि वाकई में हमें कानून कोई भी स्वतंत्रता दे दे, लेकिन जब तक हमें समाज स्वतंत्रता नहीं देगा तो कानूनी स्वतंत्रता हमारे लिए बेकार है। तो यहाँ पर जरूरत है कि हम उस समाज को आगे उठाकर लाएं, समाज में जो धारणा व्याप्त है उस धारणा में परिवर्तन लाएं, ठीक है। ये बातें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। देखिए संविधान में जब मालूम था संविधान निर्माताओं को, तो संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए जिसके जरिए आपको पता होगा कि जैसे आपने पता होगा कि असमानता, यहाँ पर देखिए संविधान की बात कही गई है कि यहाँ पे नौकरियां वगैरह सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान में सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग पड़े गए समुदायों को समानता के अधिकार का फायदा दिलाने के लिए विशेष कदम उठाएगा, यानी आरक्षण वगैरह का प्रावधान करेगा, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है, ठीक है। फिर भी हमारी जो धारणा है वो जो चेंज नहीं हो पाई है, यानी कि संविधान ने तमाम तरह के प्रयास किए, संविधान ने तमाम तरह की हमें शक्तियाँ प्रदान की, लेकिन फिर भी हमारी जो पूर्व धारणाएं हैं वो बदल नहीं पाई हैं। आप देखते होंगे अभी देखिए, मैं अभी कल परसों में एक अखबार पढ़ रहा था, एक जिले का वहाँ पर जिक्र किया गया कि भाई एक निचली जाति की एक लड़की है, निचली जाति से मतलब ये नहीं है कि जो है दलित जाति से हो, किसी और जाति की भी लड़की है और उस गांव में बहुलता किसी और जाति की है, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लड़कों ने उसके साथ जो है बलात्कार किया है। बलात्कार करने के उपरांत वहाँ पे पंचायत बैठती है, पंचायत क्या कर देती है भाई, लड़के जो होते हैं उन्हें कह देती है 5-5 जूते लगा दो और इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो। क्या उस लड़की को ऐसे करके न्याय मिल गया? नहीं मिल गया। उस लड़की वो है उस बात से क्षुब्ध होकर वो जब आत्महत्या कर लेती है तो वो बात प्रशासन को, राज्य सरकार को पता चलती है, तब उन पर विधिक कार्रवाई होती है। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आप अखबार में देखते होंगे, ठीक है। यानी हमारे यहाँ समाज में दबे कुचले वर्ग के व्यक्ति हैं, इन्हें सामाजिक न्याय भी नहीं मिल पाता है। जहाँ पर बहुलता होती है लोगों की, वो इन्हें समाज न्याय तक पहुँचने ही नहीं देते हैं, बीच में इन्हें रोक लेते हैं। तो जब उस लड़की ने आत्महत्या कर ली तब प्रशासन जागा, प्रशासन चेता, अखबारों में खबर आई कि भाई फलानी जगह पर ये ऐसे घटनाक्रम घटित हो गया, आप FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार ने, राज्य सरकार ने, ठीक है, जो एक्शन लिया, तब वो अपराधी पकड़े गए। तो ऐसी तो हमारे देश में स्थितियां हैं, ठीक है। यानी ये स्थितियां क्यों बनी हुई हैं? आप असमानता की वजह से स्थितियां बनी हुई हैं, यानी हमारे मन में पूर्वाग्रह बना हुआ है कि भाई ये तो व्यक्ति तो फलानी जात से, इसका कितना भी शोषण कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे देश में तो जब संविधान लागू है तो संविधान के नियमों को हमें मानना है। हमें अपने पूर्व के बनाए हुए नियमों को, अब हमारा देश नहीं चल रहा है, हमारा देश चल रहा है संविधान के नियमों पर। तो हमें सभी को संविधान के नियमों को फॉलो करना है। लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं और कभी कभी अपने भावनात्मक रूप से बहकर अपनी रूढ़िवादी परंपराओं को जारी रखते हैं, ठीक है। तो उसका भी प्रावधान संविधान में, अगर हम किस तरह का कोई कृत्य करते हैं जिससे हमारे समाज के किसी वर्ग को नुकसान होता है, तो जो संविधान में यहाँ पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वही बात कही गई है, असमानता आज भी मौजूद है, समानता का वह मूल्य जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, ठीक है। यानी असमानता आज भी मौजूद है। संविधान में इतने सारे प्रावधान होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में असमानता कहीं ना कहीं व्याप्त है। आप देखते होंगे असमानता के आज नहीं, असमानता के आज स्वरूप बदल गए हैं। स्वरूप कैसे बदल गए हैं आप देख रहे होंगे। गर्ल्स के साथ लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। कार्यस्थल पर यौन हिंसा वगैरह आप देखते होंगे, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन हिंसा वगैरह की वारदातें, ये असमानता का ही स्वरूप है। यानी पुरुष समाज जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को दबाने की कोशिश कर रहा है। कार्यस्थल पर महिलाओं को जो कम वेतन देना, ठीक है, महिलाओं का तरह तरह से शोषण करना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप देख रहे होंगे। यानी आधुनिक समाज में भी ये सब चीजें आज भी व्याप्त हैं, जबकि संविधान ने इतने सारे कठोर जो प्रावधान, कठोर प्रबंध की हैं, फिर भी हमारे समाज में सब चीजें व्याप्त हैं। हमारे भारत की संविधान के उद्देश्य का, ठीक है, यानी यहाँ पर कहा भी गया था, ठीक है, यानी हमारे संवैधानिक उद्देश्य का में, यानी हमारे यहाँ संविधान में कहा भी गया था कि हम
कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। यानी हमारा देश विविधता भरा देश है, तो हमें हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सबकी संस्कृति, भाषा, कल्चर संरक्षित करने का प्रयास करना है। हमें अपनी कोई किसी के ऊपर एक भाषा थोपनी नहीं है, ठीक है। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हम सभी धर्मों का पालन करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया। यानी हम सभी धर्मों का पालन करेंगे, किसी एक धर्म को वरीयता ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रस्तावना आपके सामने लिखी है उद्देश्य का, ठीक है। यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये बात हमारी संविधान के उद्देशिका में भी कही गई। देखिए, बातें सब कही गई हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि आज भी हमारे यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो कथन है वो यथार्थ बना हुआ है, ठीक है। यानी हमारा समाज आज भी जागरूक नहीं हो पाया है। देखिए, ये सब जो बातें हैं एंड वाली, ये आप अपने माइंड में सुन लीजिए, इन्हें लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ब्रॉड लेवल पर जो है आपको अवगत करवाना था, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ें बता दी आपकी, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, लिखना जितना था आपको महत्वपूर्ण पॉइंट वो आप नोट डाउन कर चुके हैं। अब चलिए बात करते हैं, ये चैप्टर तो आपका एंड हो गया है, अब आपके प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों के मुझे प्रश्न मिले हैं, जो लोग मेरे द्वारा ऑथेंटिक बुक जो थी एम लक्ष्मीकांत जी की बुक थी वो पढ़ चुके हैं। उनके माइंड में अब ये बात है कि सर क्या अब हम एम लक्ष्मीकांत कवर कर चुके हैं, क्या अब हम एनसीईआरटी पॉलिटी आप जो पढ़ा रहे हैं क्या इसके भी नोट्स बनाएं। देखिए, पहली बात आप ये जान लीजिए, एनसीईआरटी पॉलिटी स्टार्ट करने के मेरे सामने कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे स्टार्ट करनी पड़ी। पहला रीज़न ये था कि भाई कुछ अभ्यर्थियों की समस्या ये थी कि सर हमें तो पॉलिटी की अवधारणा ही नहीं पता, पॉलिटी होती क्या है। यानी उन्हें तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्टिंग उनके लिए करनी थी कि भाई ये जो है राजनीति शास्त्र होता क्या है, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान की धारणा में ये आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है, राज व्यवस्था वाली चीज़ है, ये होती क्या है, इसलिए मुझे पॉलिटी स्टार्ट करनी पड़ी। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने विकल्प है। ऐसे अभ्यर्थी जो लोग सक्षम हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनका बैकग्राउंड यानी बैकअप क्लियर है, ठीक है, यानी जिन लोगों की पृष्ठभूमि क्लियर है पॉलिटी को लेकर, तो वो लोग तो एम लक्ष्मीकांत से पढ़ाई कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों की पृष्ठभूमि क्लियर नहीं है, यानी अभी भी ये सारी चीज़ें जानते नहीं है, ये सब चीज़ें होती क्या है, तो वो लोग यहीं से स्टार्टिंग करें, एनसीईआरटी पॉलिटी से स्टार्टिंग करें, ठीक है। या फिर जो लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, सोचते हैं कि भाई चलिए लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, तो आप लोग केवल और केवल पॉलिटी की वीडियो देख लीजिए, नोट्स मत बनाइए, नोट्स आपके बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से किन के लिए विकल्प है ये, जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल निचले स्तर पर हैं, जिन्हें पॉलिटी की अवधारणा यानी ABCD बिल्कुल नहीं आती, पॉलिटी होती क्या है, किस तरह से इसकी क्रियाविधियाँ, किस तरह से इसमें लोग वर्क करते हैं पॉलिटी में, उन्हें बिल्कुल नहीं बताया पॉलिटी का, ठीक है, कि किस तरह का इसका महत्व है, तो वो यहाँ से क्लास 6 की एनसीईआरटी से यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए, पॉलिटी पढ़ाने का दूसरा रीज़न मेरा ये था यहाँ पर एनसीईआरटी पॉलिटी, क्योंकि मुझे जो आपका पेपर है, ठीक है, जीएस का पेपर है, तो जीएस के पेपर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक टॉपिक आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के टॉपिक के लिए हमें यहाँ पर क्लास 11-12, ठीक है, 11-12 में आपका जो आपकी पॉलिटी है, एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11-12 की, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की उथल पुथल को दिखाया गया है, ठीक है। तो मुझे 11-12 पढ़ानी पड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा कि आपको 6 से स्टार्ट कर दूँ, ताकि बाद में आप कमेंट करके नहीं कहते कि सर 6 से 10 तक की आपने पॉलिटी क्यों नहीं पढ़ाई, क्या रीज़न है। क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, आप ये कमेंट करके मुझे परेशान कर देते हैं कि सर आपने ये फलानी चीज़ क्यों छुड़वा दी, जबकि हमें 11-12 पढ़नी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमें जीएस पेपर लिखना है, उस पेपर में हमारे 11-12 में राजनीतिक जो आपकी विभिन्न देशों में राजनीतिक अनुभव है, विभिन्न देशों के साथ राजनीतिक संबंध है, उनका जिक्र वहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी महत्ता बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपके माइंड में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो हमारे चैनल पर नए अभ्यर्थी भी जुड़ पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।